बिहार में जंगल राज कितना पावरफुल और निरंकुश था, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ जनता और बिहार पुलिस बल्कि सीबीआई को भी इसके आगे घुटने टेकने पड़े थे। शिल्पी और गौतम की जो डेथ मिस्ट्री है, उस मामले में पुलिस ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी थी। मतलब बिना पोस्टमार्टम हुए ही वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए थे कि ये एक सुसाइड का मामला है। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का नाम आया और उनसे ब्लड सैंपल मांगा गया डीएनए मिलान के लिए, लेकिन ना सिर्फ बिहार पुलिस को बल्कि उन्होंने सीबीआई को भी मना कर दिया और दोनों में से किसी की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे वो सैंपल ले पाए। तारीख थी 3 जुलाई 1999, जब पटना के गांधी मैदान पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो एमएलए क्वार्टर है, क्वार्टर नंबर 12, जो एसएसपी के ऑफिस के पास है, उसके पास एक गैराज है, उसी के अंदर एक गाड़ी में 2 डेड बॉडीज हैं। ये खबर मिलते ही जो इंस्पेक्टर हैं राम कुमार कर्ण, वो अपनी टीम के साथ उस गैराज में पहुंच जाते हैं। उस गैराज का जो शटर है उसको खोलते हैं और गैराज के अंदर घुसते हैं। सामने उनको दिखती है कि एक मारुति जेन जो है व्हाइट कलर की वो लगी हुई है और उसी मारुति जेन के अंदर 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो जो 2 डेड बॉडी थी उनमें से एक लड़की थी 23 साल की, जिसकी पहचान बाद में शिल्पी जैन के तौर पे हुई, और एक जो लड़का था 27-28 साल का, उसकी पहचान बाद में गौतम सिंह के तौर पे हुई। जहां लड़की के शरीर पे महज एक टी शर्ट थी जो उसी लड़के की थी जो बगल में डेड पड़ा हुआ था, और वो लड़का जिसका नाम बाद में गौतम पता चला, गौतम सिंह, उसके शरीर पे सिर्फ एक पैंट था, ऊपर कुछ भी नहीं पहना था उसने। मतलब ये सेमी न्यूड स्टेट में डेड बॉडी देखकर पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या और कैसे हुआ है। पुलिस वालों ने अपनी कागजी कार्रवाई शुरू की। महज आधा घंटा ही बीता था कि तभी एंट्री हुई वहां एक बहुत बड़े बाहुबली की। उस समय राजद की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव जो पहले मुख्यमंत्री थे चारा घोटाले में, उस वक्त जो है वो जेल में थे, और उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार जो है वो अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को दे रखा था। लेकिन राबड़ी देवी से ज्यादा स्टेट में राज कर रहे थे राबड़ी देवी के दोनों भाई साधु यादव और सुभाष यादव। स्पेशली साधु यादव को तो ऐसा माना जा रहा था कि भले मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, लेकिन जो डिसीजंस होते थे वो साधु यादव के ही होते थे। जैसे ही साधु यादव वहां पहुंचे, रात के करीब 9:30 बज रहे थे। पुलिस 9 बजे वहां पहुंची थी। 9:30 बजे जो है वो पुलिस के बाद 9:30 बजे साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था तब, हालांकि मतलब एक स्टिंग ऑपरेशन में जो आईओ थे केस के, उन्होंने बताया था राम कुमार कर्ण ने कि उनको इस बात की बिल्कुल भनक नहीं कि आखिर साधु यादव को ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली और वो अचानक वहां कैसे पहुंच गए। जैसे ही साधु यादव वहां पहुंचे, उनके सपोर्टर पहुंचे, एक हंगामा वाला माहौल क्रिएट हो गया, जिसके बाद पुलिस को आनन फानन में जो है वो डेड बॉडीज को वहां से निकालनी पड़ी, भेजनी पड़ी, और साथ ही वो गाड़ी भी वहां से हटाया गया। हालांकि इस दौरान जो पुलिस ने जिस तरीके से ये सारा प्रोसीजर किया वो सवालों के घेरे में है। जहां एक कांस्टेबल जो है वो खुद गाड़ी ड्राइव करके ले गया, जबकि उसे गाड़ी को टो करके ले जाना चाहिए था, ताकि गाड़ी के अंदर अगर कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई सबूत है तो वो जो है वो फोरेंसिक टीम को मिल सके। इसके अलावा जो एक अजूबा सा काम किया बिहार पुलिस ने, मतलब पूरी दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो कारनामा पटना पुलिस ने किया। उन लोगों ने बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को आधार माने हुए, मतलब पोस्टमार्टम अभी हुई ही नहीं थी कि उन लोगों ने लिटरली ये घोषणा कर दी कि दरअसल ये सुसाइड का मामला है। हालांकि पुलिस ने इन डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा और आनन फानन में रातों रात दोनों डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम भी किया गया। और गौतम सिंह जिसके पिताजी और जिसकी फैमिली यहाँ बिहार पटना में नहीं रहती थी, डॉक्टर बीएन सिंह उनके पिताजी का नाम था, लंदन बेस्ड थे, एनआरआई फैमिली थी, उनको बिना इन्फॉर्म किए ही गौतम की डेड बॉडी को पुलिस वालों ने जला दिया। वहीं शिल्पी की डेड बॉडी को भी अगले दिन उसका भी मतलब अंतिम संस्कार
कर दिया गया। अब ये जो सुसाइड पुलिस वालों ने बोली थी, इसके पीछे की वजह जो है वो ये दी गई कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और चूंकि जो शिल्पी के पिताजी थे, उनकी जो फैमिली थी, वो इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि गौतम जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड था, इसलिए वो इन दोनों के प्रेम और रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए दोनों ने ये फैसला लिया कि अब वो एक साथ जी तो नहीं सकते, लेकिन एक साथ मर जरूर सकते हैं। और यही कारण है कि उन लोगों ने वो रास्ता चुना, पहले एक दूसरे के साथ जो है वो इंटीमेट हुए, और उसके बाद उन्होंने जो है वो जहर खा के अपनी प्राण दे दी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से भी ये था कि जहर से ही इनकी मृत्यु हुई है। तो मतलब जो बिना पोस्टमार्टम देखे ही जो डिसीजन पटना पुलिस ने सुना दिया था, वहीं कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया था। हालांकि उनके ये जो थ्योरी थी ओवरऑल सुसाइड की, ये थ्योरी लोगों को पच नहीं रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब पुलिस ने दिया नहीं था। जैसे उनको किसने इस बात की सूचना दी कि वो डेड बॉडीज वहां पड़ी हुई है, मतलब उस गैराज में, उस गाड़ी में पड़ी हुई है। पुलिस के पास इस बात का जवाब भी नहीं था कि आखिर साधु यादव आधे घंटे के अंदर अंदर, जब पुलिस ने नहीं बताया, नहीं बुलाया, तो वो कैसे वहां पहुंच गए। साथ ही कहा तो ये भी जाता है कि शिल्पी का भाई प्रशांत जैन वो भी वहां पहुंचा था उस रात, तो उसको भी ये सूचना किसने दी। हालांकि 6 दिन बाद ही जब शिल्पी की फैमिली इस मामले में सामने आई और उन्होंने ये बात जो है बोला कि मेरी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर किया है, तो फिर हर तरफ बवाल ही बवाल मच गया। हर तरफ ये थ्योरीज पनने लगी कि हाँ, हो सकता है कि ये बात जो है यही सच हो। पुलिस और जो अब तक हमको थ्योरीज बताई जा रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं हो। लोगों के पास इस सुसाइड थ्योरी को ना मानने का एक और तगड़ा रीजन ये भी था कि जो शिल्पी की डेड बॉडी मिली थी तो उसके शरीर पे जूतों के भी निशान मिले थे और बीटिंग मार्क्स यानी कि चोट के निशान भी मिले थे, मतलब जिससे साफ पता लग रहा था कि उसकी जो मतलब डेथ से पहले उसे असॉल्ट किया गया था, उसके साथ मारपीट हुई थी। तो आखिर क्यों और कैसे हुई थी शिल्पी और गौतम की ये हालत? आखिर कैसे उनकी डेड बॉडी उस सेमी न्यूड स्टेट में उस कार के अंदर, उस गराज के अंदर पहुंची थी? क्या था उनका साधु यादव कनेक्शन, और कैसे ये पूरा ही मामला जंगल राज को एक मतलब उसके निरंकुशता को एक नई ऊंचाई देता है, ये हम अभी जानने वाले हैं। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर कौन थी ये शिल्पी और कौन थे गौतम। शिल्पी जैन एक कपड़ा व्यवसायी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी, जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी और कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। उस वक्त इंडिया में कंप्यूटर नया नया था और जो ठीक ठाक घरानों के बच्चे थे वो कंप्यूटर कोर्स करते थे, मतलब। और इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पिताजी के पास, शिल्पी के पिताजी के पास ठीक ठाक व्यवसाय, ठीक ठाक पैसा था। कमला स्टोर नाम से उनका जो है कपड़ों का बिजनेस चलता था शिल्पी के पिताजी का। खैर, शिल्पी बहुत खूबसूरत भी थी और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि वो मिस पटना भी रह चुकी थी। खैर, जल्द ही शिल्पी के जीवन में उस शख्स का आगमन हुआ जो उसकी ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत भी बनाने वाला था और उसकी ज़िंदगी को एक तरीके से तबाही के उस मुकाम पे भी लेके जाने वाला था जिसकी कल्पना शिल्पी ने कभी भी नहीं की होगी। और उस शख्स का नाम था गौतम सिंह। गौतम सिंह एक NRI फैमिली का लड़का था। उसके पिताजी और उसकी पूरी फैमिली जो है वो लंदन में रहती थी। गौतम सिंह के पिताजी डॉक्टर BN सिंह जो थे वो लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे और कहीं ना कहीं यही कारण था कि जब गौतम ने उनके सामने ये इच्छा जाहिर की कि वो बिहार जाके, बिहार में रह के, बिहार के पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है, उसको परसू करना चाहता है, तो उन्होंने फौरन जो है वो इस बात की इजाज़त दे दी। और क्योंकि लालू परिवार से, लालू यादव से डॉक्टर BN सिंह के इतने अच्छे रिश्ते थे कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हुई गौतम को राजनीति में एंटर करने के लिए। उस वक्त जो है वो लालू यादव जेल में थे चारा घोटाले वाले मामले में। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी और जो भी कार्यभार था वो सब संभाल रहे थे राबड़ी देवी के दोनों भाई, खास तौर पे साधु यादव। और साधु यादव से जल्द ही गौतम की नजदीकियां बढ़ गई। गौतम ने साथ में मिलके एक रेस्टोरेंट भी खोला, मतलब बिजनेस पार्टनर भी दोनों बन गए।
मतलब इतनी घनिष्ठता आ गई। जल्द ही जो गौतम है उनको आरजेडी के यूथ विंग का एक छोटा मोटा लीडर भी बना दिया गया। और फिर गौतम की जो लोगों में जो नेता जो लोग थे उनके साथ उठने बैठने की आदत सी हो गई। और कहीं ना कहीं जब गौतम शिल्पी से मिला, दोनों की दोस्ती हुई, जल्द ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। तो गौतम ने उन नेताओं से कई बार शिल्पी को मिलाया भी, लेकिन तब दोनों में से किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी ये जो आदतें हैं या जिसको वो एक फैशन समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, वो एक दिन उन दोनों के इस सफ़र का, जो जीवन का सफ़र है, जो प्यार का सफ़र है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर देगी। और कुछ ऐसा ही हुआ 2 जुलाई 1999 को, जिस दिन उन दोनों की पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। उस दिन सुबह सुबह शिल्पी जैन जो है वो अपने कंप्यूटर क्लास के लिए रिक्शे में बैठ के जा रही थी। तभी उस रिक्शे को ओवरटेक किया एक कार ने, और जल्द ही जब कार का शीशा खुला तो उसमें एक ऐसा शख्स शिल्पी को दिखा जिसे वो जानती थी। वो गौतम का दोस्त था, जिसने उससे ये कहा कि रिक्शे में कहाँ जा रही हो, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुमको क्लासेस छोड़ देता हूँ। क्योंकि शिल्पी जानती थी उस शख्स को, वो गौतम का दोस्त था। शिल्पी ने मतलब बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई, रिक्शा को साइड में वहीं पे छोड़ा, उसको पे किया और वो उस गाड़ी में बैठ गई। और गाड़ी में बैठ के वो दोनों वहाँ से निकल लिए। जल्द ही वो शख्स जो है वो गाड़ी को लेके जा रहा था। चलते चलते उसने गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ दी, उस दिशा में मोड़ दी जिस तरफ क्लास नहीं थी। जैसे ही शिल्पी ने ये देखा, शिल्पी को ये बात खटकी। शिल्पी ने पूछा कि मतलब गाड़ी को तुमने ऐसे फुलवारी शरीफ की तरफ क्यों मोड़ दिया है, क्योंकि वो फुलवारी शरीफ की तरफ गाड़ी को मोड़ दी गई थी। और तब उस शख्स ने शिल्पी से ये कहा कि हम लोग एक गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वाल्मीकि गेस्ट हाउस जिसका नाम है, वहाँ जा रहे हैं और गौतम वहीं पे है। उसी ने बोला कि मैं तुमको वहाँ पे लेके जाऊँ। चूंकि गौतम पे इतना ट्रस्ट था शिल्पी को, शिल्पी ने इस बाबत एक भी बार उसके दोस्त से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप बैठ के वहाँ से निकल ली। अब शिल्पी जो है जल्द ही गाड़ी वहाँ पे पहुँची, वाल्मीकि जो है गेस्ट हाउस वहाँ पहुँची और शिल्पी वहाँ अंदर गई। और जैसे ही वो अंदर गई वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वहाँ उनका जो बॉयफ्रेंड कहे, प्रेमी कहे, गौतम वो था ही नहीं। इधर दूसरी ओर गौतम को इस बात की भनक लग गई कि दरअसल शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस लेके जाया गया है। और ये सुनते ही मानो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि उसको मालूम था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस में क्या होता है। दरअसल वो गेस्ट हाउस अय्याशी का एक अड्डा माना जाता था, जहाँ पे जितने भी सफ़ेद पोश थे, नेता और ऐसे लोग जो वाइट कॉलर जिसको बोलते हैं, वो सारे लोग अय्याशी करते थे। ऐसे में गौतम को ये बात बुरी तरीके से खटकने लगी कि ज़रूर शिल्पी के साथ कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही उसको इस बात की भनक लगी, वो फौरन वहाँ पे मतलब जो वाल्मीकि गेस्ट हाउस है वहाँ पे पहुँचा। और जैसे ही वहाँ पहुँचा उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जो नेतागण या वाइट कॉलर हैं, कहा तो ये भी जाता है कि उसमें साधु यादव भी मौजूद थे, ऐसा कहा जाता है। मतलब लोगों में ये मतलब एक थ्योरी ये भी चलती है, तो वो भी मौजूद थे और वो सब लोग मिलकर शिल्पी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही गौतम जो है वो आग बबूला हो गया, मतलब उसने इस बात का विरोध किया। हालांकि जितने भी लोग थे सब उससे रसूखदार थे, पावरफुल थे। तो जल्द ही जो उसका गुस्सा था वो प्लीडिंग में वो मतलब बदल गया, लेकिन ना तो उसके गुस्से का ना ही उसके प्लीडिंग का कोई भी फायदा हुआ। और उन सारे लोगों ने मिलके शिल्पी का रेप किया। और क्योंकि उनको इस बात का शक था और गौतम विरोध भी कर रहा था, मतलब वो बता देगा, दुनिया में ये राज खोल देगा, उन सब ने मिलके गौतम की भी ज़बरदस्त पिटाई की और शिल्पी की भी पिटाई की। यही कारण था कि शरीर पे जूतों के और पिटाई के निशान जो लोग कहते हैं वो सारे भी मौजूद थे। और इसके बाद इस तरीके से मतलब ये सब कुछ प्लान किया गया, उनको गाड़ी में डाला गया, उस गराज में पहुंचाया गया। फिर वो खबर, कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस के पास डेलिबरेटली वो खबर पहुंचाई गई और वो पूरा जो एक सुसाइड प्लान करके इसको सुसाइड
डिक्लेयर किया गया। मतलब कहीं ना कहीं लोग ये भी बोलते हैं कि पुलिस भी इसमें मिली हुई थी, तभी तो उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के ही इस बात का फैसला सुना दिया था कि ये एक सुसाइड का मामला है। मतलब ये इल्ज़ाम पब्लिक ने ही नहीं, जो ऑपोजिशन में जो लीडर थे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने भी लगाए थे। और मतलब इसके बाद ज़बरदस्त विरोध हुए, धरना प्रदर्शन हुए, जगह जगह चीज़ें होनी शुरू हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने जो इस चक्कर में गुजरे, और चूंकि दबाव बनने लगा राबड़ी देवी सरकार पे, लालू यादव थे नहीं, वो जेल में थे, तो मजबूर होके ये केस जो है राबड़ी देवी मतलब राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया। सितंबर 1999 में जब ये मामला सीबीआई के पास गया तो बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीद हो चली कि अब इस मामले में जो सच है वो बाहर आएगा। जो जंगल राज सरकार ने और उनके पुलिस वालों ने जमीन खोद कर जिस सच्चाई को गाड़ दिया है, सीबीआई उसको बाहर लेके आएगी और शिल्पी जैन के साथ न्याय होगा, गौतम के साथ न्याय होगा। और कहीं ना कहीं सीबीआई ने इसकी शुरुआत भी बड़ी धांसू अंदाज में किया, जब उन्होंने शिल्पी जैन के वजाइनल फ्लूइड को हैदराबाद के एक लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा, और वहां से जो रिपोर्ट आया वो बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी जैन के साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो शारीरिक संबंध बनाए थे। और जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, ये लोगों को पता भी चला, लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि सीबीआई जल्द ही उन लोगों को ढूंढ निकालेगी, पकड़ निकालेगी जो लोग बिल में छुपे हुए हैं और जिन्होंने इस पूरे कांड को किया है। लेकिन कहते हैं ना, इसके बाद जो जांच की दिशा थी सीबीआई की, वो एक अलग ही रास्ते पर चली गई। मतलब उन्होंने सस्पेक्ट तो बना रखे थे, और इस मामले में जो एक मेन सस्पेक्ट थे वो थे साधु यादव। मतलब कहा तो ये भी जाता है कि सीबीआई ने उनसे ब्लड सैंपल की मांग की थी ताकि उनके ब्लड सैंपल को भेजा जा सके मिलान, डीएनए मिलान के लिए। और इस मामले में उनको, अगर वो दोषी नहीं है तो उनको क्लीन चिट मतलब दी जा सके। लेकिन साधु यादव ने किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत मतलब उनके मांगने पर, सीबीआई वालों के मांगने पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी अपना सैंपल नहीं दूंगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो तब हुई जब सीबीआई उनके इस फैसले के खिलाफ कोर्ट भी नहीं गई और इस मामले को नॉर्मल तरीकों से जांचती रही। 4 साल तक जो है वो उठापटक होती रही, थोड़े बहुत जांच पता नहीं जिस तरीके से भी सीबीआई को करना था वो करती रही। और 4 साल बाद 2003 के एंड में उन्होंने इस केस पे एक क्लोजर रिपोर्ट डाली, और वो क्लोजर रिपोर्ट जो था वो सबको चौंका देने वाला था। मतलब जब उन्होंने इस केस को बंद करने की बात करी, और वो भी ये कहते हुए कि ये मामला जो है वो सुसाइड का ही है। मतलब शिल्पी जैन के साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई रेप, कोई मारपीट नहीं हुई है, ये सब कुछ जो है वो एक सुसाइड ही है और कुछ नहीं है। ये कह के जो है उन्होंने जब वो केस बंद करने की बात कही तो लोगों को भी ये समझ आ गया कि ये जंगल राज इतना पावरफुल है कि इसने सीबीआई तक को जो है वो घुटनों पे लाके रख दिया। मतलब हर तरफ इस बात की मतलब चर्चा सी होने लगी। बहुत सारे लोग तो इस बाबत भी चर्चा कर रहे थे कि लालू यादव उस वक्त जो है वो कांग्रेस के बहुत करीबी हो गए थे। बाद में वो 2004 में जो है वो रेलवे मिनिस्टर भी बने कांग्रेस की सरकार में। तो बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो संबंध था सोनिया गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, कहीं ना कहीं उसने जो है वो इस फैसले को, या ये जो तरीका था जिस तरीके से इस केस को सुसाइड बता के क्लोज किया गया, इसमें कहीं ना कहीं ये संबंध भी बड़े मायने रखते हैं और इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। हालांकि शिल्पी का परिवार इस मामले में चुप नहीं बैठने वाला था। उसके भाई प्रशांत जैन ने 2006 में इस मामले को खुलवाने की कोशिश शुरू की, मीडिया में वो बात करता रहा, लेकिन फिर एक दिन उसी का किडनैप हो गया और 2 दिन बाद जब वो रिटर्न घर आया उसके बाद उसने इस बाबत बात करना ही छोड़ दिया। जिसके बाद लोगों को भी ये समझ आ गया कि ज़रूर उसको धमकाया गया होगा कि बहन तो गई, अब तुम भी जाओगे, इसलिए चुप रहो, और इसीलिए वो चुप रह गया। और उसके बाद इस पूरे केस को ही मतलब बंद कर दिया गया। पहले पुलिस और बाद में सीबीआई ने भले ही इस गौतम शिल्पी डेथ मिस्ट्री को जो है वो सुसाइड का नाम देके इस पूरे केस को क्लोज कर दिया था, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल थे या हैं इनफैक्ट
जिसकी वजह से एक बड़ा वर्ग जो है वो आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो शिल्पी और गौतम ने सुसाइड किया था। और ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, पुलिस को कैसे पता चली ये बात कि उस गैराज में मतलब 2 डेड बॉडी एक कार में पड़ी हुई है? मतलब कौन था वो शख्स जिसने इस बात की सूचना दी थी? पुलिस कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाई। इनफैक्ट 4 साल जो सीबीआई ने भी जांच की, कभी भी वो उस शख्स का नाम सामने लाने में कामयाब नहीं हो पाई जिसने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। दूसरा, अगर गौतम और शिल्पी ने सुसाइड ही किया था तो उनके कपड़े कहाँ थे? मतलब दोनों अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, तो वो लोग ऐसे अर्धनग्न अवस्था में क्यों सुसाइड करेंगे? मतलब गौतम की टी शर्ट पहन रखी थी शिल्पी ने और गौतम के शरीर के ऊपरी हिस्से पे कुछ नहीं था, शिल्पी के निचले हिस्से पे कुछ नहीं था। मतलब कोई भी एक ठीक ठाक घराने के बच्चे अगर सुसाइड भी करें तो वो इस अवस्था में सुसाइड नहीं करते। तो फिर ये कैसे हुआ? तीसरी चीज, कैसे पुलिस के पहुंचने के आधा घंटा बाद ही साधु यादव वहां पे अपने समर्थकों के पास पहुंच गए? मतलब किसने उनको इस बात की सूचना दी थी और उनके वहां पहुंचने का मकसद क्या था? क्यों उन्होंने और उनके समर्थकों ने वहां हंगामा किया? मतलब ये एक अपने आप में सवाल है। अगला जो है वो ये सवाल है कि अब पुलिस को जब वहां से गाड़ी लेके जानी थी, जिस गाड़ी में वो डेड बॉडी मिली थी, तो आखिर उन्होंने जो है वो गाड़ी को टो करके क्यों नहीं वहां से हटाया? मतलब एक पुलिस का कांस्टेबल उसको क्यों ड्राइव करके लेके गया? क्योंकि ये मतलब पुलिस वालों को छोड़ो, आम आदमी को भी साफ है कि स्टीयरिंग पे या गाड़ी के अंदर से फोरेंसिक वालों को इस बात के सबूत मिल सकते थे कि शायद अगर उसमें बॉडी रखी गई है उन दोनों की तो वो किसने रखी थी। इसके अलावा जो अगला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस ने उतने आनंद फानंद में पोस्टमार्टम क्यों किया? और मतलब पोस्टमार्टम करने के बाद बिना गौतम की फैमिली को इन्फॉर्म किए जो लंदन में थी डेड बॉडी क्यों जला दी गई? मतलब ये अपने आप में एक सवाल है। उसका अगला जो है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस वालों को इस बात का कैसे पता चल गया कि ये सुसाइड है, दोनों ने जो है वो जहर खा के जो है वो जान दी है? मतलब ये पहले उन्होंने जो स्टेट कर दिया था वो कैसे कर दिया बिना उन्होंने पोस्टमार्टम का भी वेट नहीं किया उन लोगों ने? मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके बाद जो है सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो उन लोगों ने पहले ये पाया कि जो फ्लूइड भेजा था उन्होंने उसमें बहुत सारे लोगों के सीमेन मिले हैं। बाद में उन्होंने उसको पसीना बता दिया। भला एक सीमेन में और पसीने में फर्क कैसे समझ नहीं आ सकता है कि जो चीज़ पहले सीमेन थी वो पसीना कैसे बन सकती है? मतलब अगर वो टेस्ट में सीमेन है तो बाद में पसीना नहीं बन सकती है। तो ये अपने आप में एक गहरा जो है वो सवाल है। इसके अलावा जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, अगर इन सब मामलों में सब लोग निर्दोष ही थे तो सब अगर सीबीआई ने साधु यादव से ब्लड सैंपल मांगा तो उन्होंने दिया क्यों नहीं? मतलब वो भी निर्दोष हो जाते अगर ये सुसाइड का ही मैटर था। तो उससे भी बड़ा सवाल, अगर उन्होंने वो सैंपल नहीं दिए तो सीबीआई कोर्ट क्यों नहीं गई? वो कोर्ट जा सकती थी और साधु यादव को फोर्स कर सकती थी कि वो सैंपल दे। इसके बाद जब केस बंद हो गया और शिल्पी का भाई इस केस को ओपन कराना चाह रहा था, तो अगर इस मामले में सब निर्दोष थे, ये सुसाइड का ही मामला था, तो फिर इसको किडनैप क्यों किया गया? किसने किडनैप किया? और मतलब ऐसा कैसे हुआ कि फिर वो रिटर्न आया और जो आदमी इतने जोश में था वो अचानक ऐसे ठंडा क्यों हो गया? ऐसे और भी कई सारे सवाल जो हैं वो इस बात की ओर आज भी इशारा करते हैं कि ये जो पूरा मैटर था वो सुसाइड का मैटर नहीं था। भले ही इस केस को सुसाइड मानकर बंद कर दिया गया, लेकिन ये एक हत्याकांड था जिसका खुलासा नहीं किया जा सका। और कहीं ना कहीं ये न्याय के गाल पे आप एक तमाचा बोल सकते हैं, जहाँ पे उस जंगल राज में, जंगल राज की ये देन है जहाँ जंगल राज ने बिहार पुलिस और पब्लिक को नहीं सीबीआई को भी अपने घुटनों पे ला दिया था। वैसे आपकी इस मामले पे क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में ये सुसाइड था या मर्डर? आप कमेंट करके बता सकते हैं।